हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एमआई के बिल्कुल ब्रांड न्यू वीडियो में। इस वीडियो के अंदर अपन चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पर मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि जो लेटेस्ट एनसीईआरटी का 2023-24 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। बहुत सी चीज़ें जो पहले थी वो अब कट चुकी है, तो बिल्कुल लेटेस्ट तरीके से पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। मतलब हम ये समझेंगे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्या सेंस है, वो कहाँ से आई है और वो कब कब पॉसिबल है। इसके अलावा जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वाली जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1, वो भी हम आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले तो बेसिक कंसेप्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन। बेसिक कंसेप्ट क्या है इसका? सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री एक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्री एज ए फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री एक फंक्शन की तरह काम करती है। ये किस तरह से काम करती है? जैसे अपन लिखते हैं ना, एफ ऑफ एक्स। जैसे अपन लिखते हैं, अभी मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ ना, जैसे हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स, तो वैसे अपन क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ एक्स लिख सकते हैं ना। साइन ऑफ एक्स जो है, तो यहाँ पे साइन एक फंक्शन है। साइन क्या है? यहाँ पर एक फंक्शन है, किसका? एक्स का। तो ठीक ट्रिग्नोमेट्री को इस तरह से डील किया जाता है कि इसके अंदर जो रेशियो होते हैं, यानी कि साइन कॉस टेन, ये सब फंक्शन की तरह काम करते हैं। तो ऐसे टोटल कितने फंक्शन है अपने पास में? तो आप गिन सकते हो, एक दो, वैसे आपको पता भी होगा, तीन, चार, पाँच और छः। यहाँ पर बस छः फंक्शन है। इनके नाम है साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, टेंजेंट, इसको टेन बोलते हैं अपन शॉर्ट में। कॉट टेंजेंट को कॉट बोलते हैं, सेकेंड को सेक और कोसेकेंट को कोसेक बोलते हैं। तो ये सारे फंक्शन, अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये इन सब की रेंज है। ये फंक्शन कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करता है, ठीक है? मतलब कि इस फंक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में आ सकती है। तो आपको ये रेंज जरूर जरूर याद रखनी है, जरूर जरूर याद रखनी है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सबसे पहली जो रेंज लिखी हुई है वो लिखी हुई है साइन की। साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। मतलब कि कभी भी साइन की वैल्यू -1 से कम नहीं हो सकती, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। जैसे मैंने आपको बोला कि साइन एक्स की वैल्यू अगर 2 है, तो आप ध्यान रखिए ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। साइन रेशियो है, इस रेशियो की वैल्यू कभी 2 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, ठीक है ना? तो ये इम्पॉसिबल होगा। आपको ध्यान रखना है कि साइन की वैल्यू 2 नहीं हो सकती है, ना ही -2 हो सकती है। -1 से ज़्यादा मतलब कम नहीं हो सकती और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक वैसे ही कोसाइन की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में होती है, ठीक है? अच्छा, -1 से 1 के बीच में एनी रियल नंबर, इसके बीच में एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर बिटवीन -1 एंड 1, एंड सेम गोज फॉर कोसाइन, ठीक है ना? इसको अपन कॉस बोलेंगे शॉर्ट में, ठीक है? इसकी वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में होती है। अब बात कर लेते हैं अपन टेंजेंट की। तो टेंजेंट जो फंक्शन होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू की अगर अपन बात करें, 10 की जो रेंज होती है, ठीक है, उसकी अपन बात करें तो वो ऑल रियल नंबर होते हैं। बट उसमें आपको ध्यान रखना है, नॉट डिफाइंड वाले नंबर इन्वॉल्व नहीं होंगे ना, नॉट डिफाइंड वाले नंबर इन्वॉल्व। अब नॉट डिफाइंड वाले नंबर आप कैसे पता करोगे? देखो, अगर डोमेन के अंदर 90 डिग्री वाले, 90 के मल्टीपल, 90 के मल्टीपल अगर आ रहे हैं, 90 डिग्री के मल्टीपल, तो वो आपको नॉट डिफाइंड देंगे। देखो 10 90 डिग्री जो होता है वो 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड होता है। तो 90 डिग्री के जो भी मल्टीपल आएंगे 10 के अंदर, वो आपको नॉट डिफाइंड आंसर देंगे। और देखो मैथ्स के अंदर नॉट डिफाइंड मतलब डिफाइंड ही नहीं हो रहा है, तो उसकी बात ही नहीं करेंगे अपन। इस वजह से 90 को मतलब इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, 90 को आप इन्वॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पे रियल नंबर से माइनस कर रहे हैं अपन क्या? 90 वाले, ये देख रहे हो ना, 2n+1 π/2, ये सारे के सारे 90 है, ऑल 90s। क्लियर? तो सारे 90 डिग्री को आपको क्या करना है? माइनस करना है। यहाँ पर एन की वैल्यू 1 2 3 0 रख के भी आप चेक कर सकते हो कौन कौन से एंगल आपको मिलेंगे। तो वो सारे के सारे एंगल पे, मतलब कुल मिला के मैं तो बोल रहा हूँ सीधे बात, 90 के मल्टीपल आप इग्नोर कर दो। 10 की वैल्यू 90 के मल्टीपल पे एग्जिस्ट नहीं करने वाली है, ठीक है? तो रियल नंबर है, ऑल रियल नंबर। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि टेंजेंट के रेंज में ऑल रियल नंबर है, इसमें सारे नंबर है। बस डोमेन के अंदर 90 आपको नहीं रखना है, ठीक है ना? डोमेन के अंदर आपको 90 नहीं, इसलिए 10 की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है ना? अधिकतर जगह अपन 10 यूज करते हैं, ठीक है, उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। फिर बात करते हैं कॉट की। तो कॉट जो है वो 10 का जस्ट जस्ट उल्टा होता है, जस्ट अपोजिट, ठीक है? तो 10 जहाँ पे 0 होता है वहाँ पे कॉट आपका डिफाइन नहीं होगा, और जहाँ 10 आपका डिफाइन नहीं होता है वहाँ पे आपका कॉट 0 हो जाएगा। तो ये भी ऑल रियल नंबर लेके चलेगा, सारे के सारे नंबर लेके चलेगा, लेकिन ये अपने अंदर से माइनस करेगा एन पाई के मल्टीपल, यानी कि 180 डिग्री वाले, ठीक है? 180 डिग्री वाले ना, 0 डिग्री 180 डिग्री इस तरह से।
0 डिग्री, 180 डिग्री, है ना। वो वाला कौन सा था, 90 के मल्टीपल लेके चल रहा था, ये 180 के मल्टीपल लेके चल रहा है, आप ऐसे भी समझ सकते हो। ये मैं सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ, बाकी पाई के मल्टीपल भी बोल सकता हूँ, वो तो ये खुद ही बोल रहा है। देखो एक्स बराबर एन पाई बोलने का मतलब क्या है, पाई के मल्टीपल है ना। यहाँ पर ये पाई बाई 2 के मल्टीपल है, ये तो होता है इसका मतलब। तो सारे नंबर लेगा बट ये मल्टीपल नहीं आएंगे। वैसे सेकंड फंक्शन जो होगा उसके अंदर भी क्या होगा, ये कॉस का मतलब कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस जहाँ पर नॉट डिफाइंड होने, मतलब कॉस जहाँ पर जीरो होता है वहाँ पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो कॉस 90 पे जीरो होता है, तो 90 पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए इसके अंदर भी रियल नंबर से माइनस कर रहे हैं अपन पूरा का पूरा एक 90 डिग्री का फैक्टर, ठीक है ना। और उसके बाद रेंज अपन डिफाइन कर रहे हैं रियल नंबर से -1 से 1, ठीक है। यहाँ पर रियल नंबर से माइनस हो रहा है ना, -1 से 1, यानी कि ये शामिल नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। तो इसकी भी रेंज एक रियल नंबर होगी, इसके अंदर आपको ये शामिल नहीं करना है, ठीक है। और ठीक वैसे ही कोसेकेंट की जो फंक्शन है इसकी भी जो रेंज है वो भी आप देख सकते हो, साइन के अपोजिट में काम कर रही है। साइन 0 पे 0 होता है, कोसेक 0 पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर से भी ये चीज़ आपको डोमेन के अंदर से माइनस करनी है। ये जो माइनस हो रहा है डोमेन से हो रहा है। एंगल एंगल इज द पार्ट ऑफ डोमेन, एंगल जो है वो पार्ट ऑफ डोमेन है, और जो वैल्यू दिख रही है आपको इज अ पार्ट ऑफ रेंज। यहाँ पर जो ये सब लिखी हुई है -1 से 1, ये सब एक्चुअली रेंज है ना। और जो डोमेन होता है वो यहाँ लिखा हुआ है, जैसे 2n+1 π/2। तो डोमेन जो होगा वो एंगल होगा, और जो रेंज होगी आपकी वो वैल्यूज होगी। ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूँ मैं ना, ट्रिग्नोमेट्री के लिए ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अपन इन्वर्स पढ़ने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इन्वर्स में यही चीज़ें उल्टी होने वाली है। क्लियर। तो अब अपन आ जाते हैं इन्वर्स के ऊपर। तो इन्वर्स की शुरुआत कैसे होती है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहली बात मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ, जो बहुत ही अच्छा फैक्ट है, आपको सुन के अच्छा लगेगा। फैक्ट ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर आर नॉट 1 1, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 1 नहीं होते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 1 नहीं होते हैं, बहुत क्लियर बात है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कभी 1 1 नहीं होते हैं। इनमें वैल्यूज क्या करती है, रिपीट कर जाती है, क्योंकि आपको ही पता है कि इसमें वैल्यूज रिपीट करती है। आप एंगल लगातार आगे आगे बढ़ाते रहोगे तो वैल्यूज रिपीट कर जाएगी। अब अगर वैल्यू रिपीट कर रही है तो इसका मतलब कि ये फंक्शन जो होंगे वो 1 1 तो नहीं हो सकते। और आपने एक फैक्ट पढ़ा था कि अगर फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होगा, फंक्शन अगर 1 1 एंड ऑन टू होगा, तब ही आप उसका इन्वर्स डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इन्वर्स तभी डिफाइन होगा जब फंक्शन क्या होगा, 1 1 और ऑन टू। तो अब यहाँ पे क्या एक समस्या पैदा हो गई है कि आप ट्रिग्नोमेट्री का इन्वर्स डिफाइन कैसे करोगे, ठीक है। अगर वो 1 1 नहीं है तो उसके लिए उसका 1 1 होना जरूरी है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो नेचुरल डोमेन है, यानी कि इनके जो नॉर्मल डोमेन है, नॉर्मल डोमेन कौन सा है, नॉर्मल जो डोमेन है इनका वो है 0 से 2 पाई, ठीक है। ये इनका नेचुरल डोमेन है। यहाँ पर अगर आप वैल्यू डिफाइन करने जाते हो तो ये बिल्कुल नॉट 1 1 ही होंगे सारे के सारे फंक्शन। परंतु अगर आप इनकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देते हो, अगर डोमेन को आप क्या कर देते हो, रेस्ट्रिक्ट कर देते हो, ठीक है। आप डोमेन को इस तरह से रेस्ट्रिक्ट करते हो कि आप वैल्यू को रिपीट ना होने दो, ठीक है, अलग अलग एंगल पे वैल्यू रिपीट ना हो, तो उस कंडीशन में इनका इन्वर्स हो सकता है। तो इसी वजह से क्या होता है, इस पूरे चैप्टर में आप देखोगे कि डोमेन जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, ठीक है। इसी डोमेन का जो रेस्ट्रिक्शन होता है इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। मतलब ये वो ब्रांच है जिसके अंदर आप डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दोगे, ठीक है। तो नो यू कैन डिफाइन इनवर्स, नो यू कैन डिफाइन इनवर्स, अब आप इनवर्स डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपसे नॉर्मली कोई पूछे कि क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो उनका इन्वर्स पॉसिबल है, तो आप बोलोगे नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। बट आपसे ये पूछे कि किसी पर्टिकुलर डोमेन में पॉसिबल है, तो आप बोलोगे बिल्कुल यस पॉसिबल है। तो इन्वर्स पॉसिबल है किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का किसी पर्टिकुलर डोमेन में, ठीक है। जैसे कि कुछ एग्जांपल लेके मैं आपको समझा सकता हूँ। जैसे मान लो कि इसको अपन एक सर्कल बना देते हैं यहाँ पर, ठीक। देखो अपन ने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया है, ठीक है। इस पे एक दो लाइंस भी ले लेते हैं अपन।
ठीक है, मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक सर्कल, ये जो एंगल है आपका 0, ये आपका एंगल π/2, ये आपका एंगल पाई, ठीक है, ये आपका 3π/2 और ये आपका वापस 2π हो जाएगा। तो देखो बच्चों, इसमें आपको पता होगा कि ऑल साइन, ये आपने पढ़ा होगा 11th में, ऑल साइन tan कॉस, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें tan पॉजिटिव और इसमें कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो बाकी इसके अलावा जो फंक्शन है वो नेगेटिव होता है। अब मान लो कि मैं 0 से पाई पे साइन को डिफाइन करता हूँ, तो 0 से पाई पे क्या होता है, साइन की वैल्यू कैसे काम करती है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जब आप निकालते हो साइन 30 डिग्री, तो ये आपका 1/2 आता है। पर आपको पता होना चाहिए कि साइन ऑफ 150 डिग्री अगर आप निकालोगे, मैं डिग्री में समझा रहा हूँ सिंपल तरीके के लिए, साइन 150 डिग्री यहाँ पे कहीं लाई करेगा और साइन 30 यहाँ पे लाई करता है, ये 30 डिग्री और ये 150 डिग्री। तो साइन 150 की वैल्यू भी 1/2 होती है, वो भी प्लस में ही, सेम टू सेम वैल्यू होती है। तो मुझे बताओ ये किस एंगल से 1/1 है, ठीक है। ये मैनी वन है, साफ दिख रहा है ये मैनी वन है, ये 1/1 नहीं है। अगर ये मैनी वन है तो इस कंडीशन में क्या आप इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करा सकते हो, इन्वर्स ला सकते हो? तो आप बोलोगे नो इन्वर्स एग्जिस्ट, इस कंडीशन में कोई इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा मैं आपको समझाता हूँ। देखो, सेम क्वेश्चन है, बट अगर मैं इसकी जो रेंज है, ठीक है, अभी मैंने कहाँ से कहाँ डिफाइन की, 0 से पाई करी, अब मैं डिफाइन करता हूँ उसकी रेंज, रेंज मतलब सॉरी डोमेन, -π/2 से +π/2। अब -π/2 बेसिकली फोर्थ क्वाड्रेंट और +π/2 तक चल रहे हैं अपन, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ गए हैं। तो यहाँ से फोर्थ से फर्स्ट पे अपन डिफाइन करते हैं। अब देखो आंसर कैसे चेंज होगा। अगर मैं साइन ऑफ 30 डिग्री निकालता हूँ तो ये तो मेरा वापस 1/2 ही आएगा, बिल्कुल सही है। अब ऐसा नहीं है कि इस क्वाड्रेंट में वैल्यू रिपीट नहीं होती, देखो वैल्यू रिपीट होती है, लेकिन क्या होता है इस क्वाड्रेंट में वो साइन चेंज करेगी। अच्छा, वो साइन चेंज एक और क्वाड्रेंट में कर रही है, ठीक है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में भी कर रही है, लेकिन हमको एक रेंज चाहिए होती है। तो रेंज है ना, एक जगह से शुरू होती है दूसरी जगह खत्म होती है। तो इस वजह से अपन क्या करते हैं, उस ब्रांच को शामिल नहीं करते, उस क्वाड्रेंट को शामिल नहीं करते। तो साइन 30 डिग्री की अगर बात करो तो वो 1/2 अपने को देगा। वैसे ही साइन ऑफ 360 - 30, यानी कि अगर आप साइन ऑफ 330 डिग्री निकालते हो, ठीक है ना, तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, ये आएगा -1/2। ठीक है, अब आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना, इस दोनों क्वाड्रेंट की कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं करेगी, है ना। ये बेसिकली 1/1 है, ये बिल्कुल 1/1 है, 100% 1/1। एक क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू कभी रिपीट नहीं होती, और दूसरा क्वाड्रेंट जो आपने उठाया वहां भी आप क्या देख रहे हो कि वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस क्वाड्रेंट के अंदर साइन अगर चाहे तो वो 1/1 हो सकता है, और वो ऑन टू तो है ही है, ठीक है, वे सारी वैल्यू वो कवर कर रहा है, जो उसका नेचुरल रेंज है उसकी वो सारी वैल्यू कवर कर रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में ही अब आप बोल सकते हो कि यस, अब इसको आप बोल सकते हो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका इन्वर्स अब आएगा, और वो इन्वर्स आप अब निकाल सकते हो। तो यानी कि -π/2 से π/2 के अंदर अगर साइन x बराबर y है, तो आप इसका इन्वर्स निकाल सकते हो, x इजिकल्स टू वो हो जाएगा साइन इन्वर्स ऑफ y, इसको अपन बोलेंगे इन्वर्स, ठीक है। तो इस तरह से इन्वर्स निकलता है, और ये इन्वर्स का फंडा है। अब यहाँ पे आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की क्या अहमियत है, ठीक है। तो अगर आपको उसकी अहमियत समझ में आ गई है तो अब अपन उसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ रिमार्क है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई है कि एफ जो है इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो इन्वर्स वगैरह ये सब उसका एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर देखो समझा रखा है y बराबर साइन इन्वर्स x, ठीक है ना, ये अपना इन्वर्स होता है, ठीक है। ग्राफ के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, इसको देख भी सकते हैं। ये पूरी लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, लेकिन आप इसको पढ़ सकते हो, मैंने समझा दिया ऑलरेडी। अब अपन बात कर लेते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की। तो ये जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मैंने लिखी है, ये y बराबर साइन x के लिए है, ठीक है, साइन x के लिए। तो साइन का जब इन्वर्स निकालोगे तो साइन इन्वर्स ऑफ y बराबर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है, जिसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपकी यही रहेगी, ठीक है। यहाँ पे इसको इस तरह से लिखा गया है, यहाँ पे इसको किस तरह से लिखा गया है, जैसे ये जो ग्राफ है ये y बराबर साइन x का है, लेकिन ये जो ग्राफ है इसको बोला गया है कि ये ग्राफ जो है वो y बराबर साइन इनवर्स x का ग्राफ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि दोनों ग्राफ में डिफरेंस क्या आएगा। साइन एक्स का ग्राफ तो आपको पता होगा, इस तरह का ग्राफ होता है, साइन वेव फंक्शन, साइनोसोडल ग्राफ बोलते हैं उसको अपन। ये ग्राफ भी बिल्कुल वैसे ही है,
बस इसके अंदर क्या हो गया है, वैल्यूज चेंज हो गई है, या यूँ बोले कि एक्सिस चेंज हो गए हैं। ठीक है, वाई एक्स शिफ्टिंग हो गई है, क्योंकि आप जानते हो, देखो आप जब इन्वर्स डिफाइन करते हो तो इन्वर्स आप कैसे डिफाइन कर रहे हो, जैसे एफ के अंदर आप एक्स से वाई जा रहे हो, ठीक है, जी के अंदर आप वाई से एक्स आते हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में एफ ऑफ जी क्या होता है, आपका इन्वर्स होता है। ठीक है, एफ ऑफ जी, सॉरी एफ ऑफ जी नहीं, जी आपका इन्वर्स होता है, जी आपका इन्वर्स होता है, जी आपका इन्वर्स होता है। ठीक है, तो जब आप एफ में एक्स से वाई जाते हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपका एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस पे चल रहा है। लेकिन जी में अगर आप वाई से एक्स जाओगे तो आपके एक्सिस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, आपके जो एक्सिस है वो क्या हो जाएंगे, आपस में इंटरचेंज कर जाएंगे। अब इंटरचेंज कर जाएंगे तो वैल्यूज भी इंटरचेंज कर जाएगी, तो एक्स की जो वैल्यू वो वाई पे आ जाएगी और वाई की जो वैल्यू वो एक्स पे चली जाएगी। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही हुआ है, यहाँ पे आप जो भी वैल्यू देख रहे हो एक्स की, वो सारी की सारी वाई पे चली गई है, और जो वाई की वैल्यू थी वो कहाँ पे आ गई है, एक्स पे आ गई है। तो इस तरह से क्या होता है, बस कुछ नहीं है, ग्राफ के अंदर बहुत छोटा मोटा चेंज है, एक्स की वैल्यू शिफ्टेड टू वाई एंड वाई की वैल्यू शिफ्टेड टू एक्स। नेक्स्ट है कॉस का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, ये आप देख सकते हो, 0 से पाई। देखो यहाँ पे मैं आपको याद करा सकता हूँ आराम से। आपको पता है कि साइन जो होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो साइन को सेकंड क्वाड्रेंट नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू रिपीट हो जाएगी। तो साइन को फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट चाहिए। लेकिन जो कॉस है वो फर्स्ट में पॉजिटिव और सेकंड में क्या होता है, नेगेटिव होता है, जबकि वो फोर्थ में पॉजिटिव होता है। तो कॉस को फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर दोनों जगह अगर वो पॉजिटिव हो गया तो उस क्वाड्रेंट का सेंस ही नहीं बचेगा, क्योंकि वैल्यूज तो रिपीट होती है हर क्वाड्रेंट के अंदर। तो इसलिए इसको जाना पड़ेगा फर्स्ट से सेकंड में। तो कॉस जो होता है वो क्या करता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट को कवर करता है। फर्स्ट में उसकी वैल्यू पॉजिटिव रहती है, सेकंड में उसकी वैल्यू नेगेटिव रहती है, तो फंक्शन वन वन बना रहता है। ठीक है, तो वन वन बने रहने के लिए वो क्या करता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट को ही कवर करता है एज ए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है 0 से पाई, और ये इसके ग्राफ है। ठीक है, कॉस के और साइन के ग्राफ में थोड़ा सा ही फर्क होता है। ठीक है, सभी को पता होगा कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये ग्राफ जो है 0 पे 1 से स्टार्ट होता है, और आप साइन का जब ग्राफ देखोगे तो वो 0 पे 0 है। ठीक है ना, और ये 0 पे 1 है। ठीक है, दोनों साइड आप देख सकते हो, ग्राफ तो जस्ट उल्टे हुए हैं, जैसा कि आपको बताया गया है कि एक्स से वाई में शिफ्ट हो गया है। ठीक है, और वाई से एक्स में शिफ्ट हो गया है, दैट्स लिटिल डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे जरा सा डिफरेंस आया। ठीक वैसे ही बात करें कोसेक की, तो देखो कोसेक का ग्राफ जो होता है, कोसेक साइन की कॉपी करता है। किसकी कॉपी करता है, साइन की कॉपी। ठीक है, अगर वो साइन की कॉपी, क्योंकि देखो साइन और कोसेक साथ साथ ही चलते हैं। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव है, ठीक है, और कोसेक भी पॉजिटिव है। तो सेकंड क्वाड्रेंट तो पॉसिबल नहीं है, तो ये भी क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये लाई करता है, यानी कि -π/2 से π/2। ठीक है, ये इसकी आपको ध्यान रखनी है, रेंज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर दो वैल्यूज आपको शामिल नहीं करनी है, वो है -1 और 1। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इन दो वैल्यू पे आपका आंसर डिफाइंड नहीं होगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, कोसेक में और साइन में ज़्यादा फर्क नहीं है। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये दो वैल्यूज आपको डिफाइन नहीं करनी है। और बाकी ये इसका ग्राफ है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, अब ये ग्राफ आपको दिख रहा होगा अजीब सा, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि आप इसको उल्टा कर दो, जस्ट उल्टा। ये साइन के तो ग्राफ है, साइन का ग्राफ जैसे इस तरह से होता है ना, देखो मैं बना के दिखा देता हूँ। साइन का जैसे ग्राफ होता है इस तरह से, ये वही ग्राफ है, बट ये उल्टा हो चुका है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो कोसेक होता है वो 1/साइन होता है। ठीक है ना, यानी कि जस्ट रेसिप्रोकल होता है। उसका ग्राफ भी रेसिप्रोकल हो गया है, जस्ट रेसिप्रोकल ग्राफ बन चुका है। ठीक है, और पता ही है कि एक्स और वाई इंटरचेंज कर जाएंगे इन्वर्स में, तो वो कर चुके हैं। सेक का जो ग्राफ है ये कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस की जो रेंज होगी वो इसकी भी रेंज होगी। तो 0 से पाई इसकी रेंज होती है, लेकिन इसके अंदर π/2 शामिल नहीं करना, यहाँ पर क्या होगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर नॉट डिफाइंड होगा फंक्शन, इसलिए इसको शामिल नहीं करना है। कॉस 90 तो 0 होता है, लेकिन सेक 90 नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि सेक 90 जो होता है, सेक 90 जो होता है वो 1/cos 90 बन जाता है। ठीक है, डेट इज 1/0, जो कि नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, बाकी ग्राफ आगे से आप देख रहे हो, तो ग्राफ ये बिल्कुल कॉस का उल्टा ग्राफ है, इसको मैं यूँ कर सकता हूँ, देखो यूँ। ठीक है, तो जस्ट कॉस का उल्टा ग्राफ बना है। ठीक है, क्योंकि फंक्शन भी रेसिप्रोकल है ना। सेक जो होता है वो 1/cos होता है, फंक्शन रेसिप्रोकल है तो ग्राफ भी क्या होगा, रेसिप्रोकल ही होगा। ठीक है, बाकी इनवर्स का ग्राफ तो सभी को पता है कि जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जस्ट मतलब 90 डिग्री कवर कर लेगा। ठीक, फिर उसके बाद में
10 की अगर मैं बात करूँ तो 10 की जो रेंज है वो आपको -π/2 से π/2 पे ध्यान रखनी है। ये आपके 10 की रेंज है, ठीक है ना। डोमेन इसका रियल नंबर होता है, 10 का आपको बताया था डोमेन रियल नंबर होता है, ठीक है। अपन इन्वर्स की बात कर रहे हैं, खैर इन्वर्स के अंदर भी ये बातें वैलिड है। तो ये इसका ग्राफ है, ठीक है। 10 का ये ग्राफ है, रियल नंबर पे चलता है ग्राफ, और ये ग्राफ किसी भी 90 डिग्री पॉइंट को नहीं छू रहा है ना, 90 डिग्री पॉइंट को ये टच नहीं कर रहा, 90 से बिल्कुल ऐसे बहुत नज़दीक से होकर गुजर रहा है, बट उसको टच नहीं कर रहा, ठीक है। इस तरह के इसके ग्राफ होते हैं। 0 डिग्री को टच करेगा बट 90 डिग्री को टच नहीं करेगा, क्योंकि 1090 जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। 1090 जो होता है 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए 90 को नहीं छूती हुई एक लाइन है, ठीक है। तो ये अपने 10 का ग्राफ होता है, और यही ग्राफ अपन क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो अपने को 10 इनवर्स का ग्राफ भी मिल जाएगा। ये 10 इनवर्स का ग्राफ है, 90 डिग्री को नहीं छूती हुई लाइन है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में 90 डिग्री को टच करा देते हैं, नहीं कराना है। फिर कॉट इनवर्स है, 10 का उल्टा ग्राफ होगा, तो देखो आप बिल्कुल देख सकते हो ये 10 का मिरर ग्राफ है, ठीक है। आप देखो ये 10 का ग्राफ है, तो ये इसका मिरर ग्राफ है, ठीक है। ग्राफ आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि ग्राफ का क्वेश्चन आ जाए सीधा डायरेक्ट, बुक से आपको कुछ भी दे सकते हैं। तो ये 10 का ग्राफ है, ठीक है ना, उल्टा हुआ, और ये इसका उल्टा। और आप इसकी रेंज भी देख सकते हो, 0 से पाई इसकी रेंज है, ठीक है। डोमेन इसका रियल नंबर है। तो इसके अलावा ये सारी की सारी रेंज आप एक साथ भी देख सकते हो, यहाँ पे डोमेन लिखे हुए हैं, यहाँ पे इनकी रेंज लिखी हुई है, और जो रेंज आपकी लिखी हुई है इसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है ना। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको मैंने समझा दिया है पूरी तरह से कि ये क्या होता है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वो ब्रांच है जिसके अंदर इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, मतलब ये इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन भी आप देख सकते हो कि जहाँ पे इन्वर्स एग्जिस्ट करता है उस एंगल की ब्रांच को अपन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि सारे के सारे एंगल पे कभी भी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्लियर है। तो सारी की सारी ब्रांचेस आपको याद रखनी है, और मैं लिटरली बोलता हूँ इसमें याद करने जैसा कुछ भी नहीं है। साइन जो होता है वो फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है, तो उसको ले दे के फर्स्ट और फोर्थ में जाना पड़ेगा। तो साइन अगर फर्स्ट और फोर्थ में जाएगा तो कॉसेक को भी फर्स्ट और फोर्थ में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों की तो मजबूरी है। उसके बाद रही बात कॉस की, तो कॉस फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, तो इसको फर्स्ट और सेकंड में ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉस और जो सेक है आपका, ये फर्स्ट और सेकंड में चले गए हैं आपके। फिर आपको बस एक ही ध्यान रखना है, टेन का, ठीक है, टेन का और कॉट का, ठीक है। टेन का जो है वो फोर्थ और फर्स्ट है, क्योंकि आपको पता है कि फोर्थ और फर्स्ट में पॉसिबल है, हालांकि फर्स्ट से सेकंड में भी ये जाके देख सकता है, पर ये फोर्थ से फर्स्ट में काउंट किया गया है, ठीक है। जिसका मुख्य कारण 90 डिग्री है, 90 डिग्री वाली वैल्यू इसमें शामिल नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूँ, इसमें 90 डिग्री शामिल नहीं है। ये बड़ा ब्रैकेट जब लगता है ना, तब ये π/2 शामिल होता है, और जब ऐसा ब्रैकेट लग रहा है इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। तो स्मॉल ब्रैकेट के टाइम पे 90 डिग्री शामिल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ 90 डिग्री शामिल नहीं है, डेट्स वाइज की रेंज -π/2 से π/2। वैसे ही कॉट की जो रेंज है वो 0 से पाई है, क्योंकि वो 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो उसके अपोजिट रेंज ये लेके चल रहा है, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, 10 की रेंज भी हो सकती थी, बट ये नहीं है, क्योंकि π/2 को शामिल नहीं करना था, ठीक है। तो बहुत बेसिक बातें कर रहा हूँ मैं। फिर सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि साइन इनवर्स एक्स शुड नॉट बी कंफ्यूज विद साइन एक्स का इनवर्स। देखो मैं क्लियर कर दूँ, साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई लिखा है, तो यहाँ पे एक्स बराबर साइन वाई होता है, लेकिन अगर साइन एक्स का इनवर्स बराबर वाई लिखा है तो इसका मतलब होता है वाई बराबर 1/sin x। तो दोनों में फ़र्क है, दोनों सेम नहीं होते, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है, वेनेवर, जब भी नो ब्रांच ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज मेंशन। देखो इनवर्स ट्रिग्नो की कोई ब्रांच अगर मेंशन नहीं है तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ही उसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही समझेंगे, ठीक है। आप उसको और ब्रांच समझोगे कैसे, वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही तो होगी, यहाँ पे इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक बात है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो वही इसकी होनी चाहिए। वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच लाइज इन द रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर जो भी आपको इन्वर्स की वैल्यू मिलेगी उसको बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रिंसिपल वैल्यू इस चैप्टर में आप निकालना है, क्वेश्चन है उसका। तो अब अपन आ जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है,
ठीक है, साइन इनवर्स की 1/√2 पे। तो देखो इसका मैं एक क्वेश्चन में आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ, ये वैल्यू निकलेगी कैसे। सबसे पहले तो क्या होगा इसके अंदर आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक सर्कल है, ठीक है, उसके अंदर वैल्यू किस तरह से काम कर रही है। ठीक है, यहाँ पे 0 होगा एंगल आपका, या π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2। ठीक है, तो मैं आपको एक बात तो बोलूँगा कि आप लिटरली दो एंगल तो भूल जाओ। ठीक है, π/2 और 3π/2। ठीक है, इनका काम नहीं पड़ेगा, मतलब मैं जो सिखा रहा हूँ उसमें तो निपटेगा एटलीस्ट। ठीक है, अब आप है ना ये मुझे बताओगे कि साइन इनवर्स 1/√2, साइन के कौन कौन से एंगल पे आपकी वैल्यू 1/√2 आती है। ठीक है, तो सबसे बेसिक एंगल सोचो, सबसे बेसिक, तो सबसे बेसिक जो एंगल है वो आपका 45 डिग्री, 45 डिग्री को π/4 बोलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे होता है 45 π/4, ये सबसे बेसिक, सबसे पहले तो क्या सबसे बेसिक एंगल देखो आप। ठीक है, इसको 45 डिग्री या फिर π/4 बोलेंगे, तो 45 डिग्री या π/4, साइन π/4 पे आपकी वैल्यू 1/√2 आती है। ठीक है, अब यही से आपका गेम स्टार्ट हो रहा है, या सिर्फ π/4 पे आपकी वैल्यू 1/√2 आती है। ठीक है, या मैं इसको और भी सिंपल करने के लिए एक बार डिग्री में एंगल लिख देता हूँ, ताकि डिग्री में आपको समझ में आ जाए। एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ गया रेडियन में, तो आप कन्वर्ट कर दोगे। देखो, साइन 45 डिग्री पे इसकी जो वैल्यू होती है वो 1/√2 होती है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब ये वैल्यू और कहाँ होती है तो मैं बता दूं, साइन 180 माइनस 45 करोगे, ठीक है, तो भी ये वैल्यू 1/√2 आपको मिलती है। ठीक है, तो दूसरी बात, साइन 180 प्लस 45 करोगे तो भी ये वैल्यू आपको 1/√2 मिलती है। बट देखो वही बात है ना, ऑल साइन टेन कॉस, यहाँ पर सारे पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है, टेन पॉजिटिव है और कॉस पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव है। ठीक है ना, तो 180 प्लस 45 थर्ड क्वाड्रेंट होता है, क्योंकि पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है। अगर ये थर्ड है तो ये माइनस का 1/√2 होगा। और वैसे ही साइन, ठीक है, 360 माइनस, या फिर आप इसको सिंपल है ना, सिंपल साइन माइनस ऑफ 45 डिग्री ही लिख दो, तो साइन ऑफ माइनस ऑफ 45 डिग्री पे भी आपकी वैल्यू -1/√2 होती है। ठीक है, तो ये आपको चार एंगल आपको मिलेंगे जहाँ पे 1/√2 की वैल्यू होती है। इसमें से आपको जो इसने पूछा है वो साइन इनवर्स 1/√2 है खाली, यानी कि आपके दो एंगल तो सीधे कट गए। ठीक है, कौन कौन से कट गए हैं, माइनस वाले दो वैल्यू आपकी सीधी कट गई है। अब प्लस वाली जो दो वैल्यू है उसमें से आपको अपना आंसर ढूंढना है, इन दोनों में से आपका आंसर कौन सा है। तो यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ कि साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो होती है, ये लिखी है आपको बंदे, -π/2 से π/2। ठीक है, तो -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 होने का मतलब ये होता है -π/2 से फोर्थ क्वाड्रेंट एंड π/2 से फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फोर्थ से फर्स्ट की तरफ जा रहा है ये। तो अब इसमें से आप देखो, जो साइन 45 ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, लेकिन जो साइन 180 माइनस 45 है ये एक्चुअली में सेकंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो अगर आपसे मैं पूछूं कि जो रेंज है उसमें आने वाली वैल्यू कौन सी है, तो रेंज में आप कहोगे कि एक ही वैल्यू रेंज में आ रही है, वो कौन है, साइन 45 डिग्री की 1/√2। ठीक है, तो अब मैं इसको रेडियन में लिख देता हूँ। सो साइन ऑफ 45 डिग्री इज बेसिकली π/4, साइन ऑफ 5/4 इज इक्वल्स टू 1/√2, साइन π/4 अगर 1/√2 है तो यहाँ से π/4 आपका क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। ठीक है, यानी कि साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी π/4, ये आपका आंसर है। तो दैट इज द आंसर, इस तरह से आपका आंसर निकालना पड़ेगा। देखो सारे क्वेश्चन मैं तो लंबे नहीं करूंगा, ठीक है ना, मतलब ये लिटरली ये क्वेश्चन अगर मुझे करना ही होता तो मैं कैसे करता, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, इसको मैं इस तरह से सॉल्व करता, अल्टरनेट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, वो जो मैंने लिखा है वो समझाया है। ठीक है, वो कोई सोल्यूशन नहीं है ना, आपको लग रहा होगा कि सोल्यूशन इस तरह से करना है, ये कोई सोल्यूशन करने का तरीका नहीं है, ये मैंने समझाया है पूरा का पूरा। ठीक है, किस तरह से वैल्यू रिपीट करेगी, 180, एक वैल्यू सिंपल होगी, एक 180 वाली, दो 180 वाली होगी और एक माइनस वाली होगी, चार वैल्यू टोटल बनती है। हर फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ये सिर्फ इस फंक्शन के लिए नहीं है, हर फंक्शन में यही चीज़ होती है। ठीक है, तो अल्टरनेट तरीका मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे आपको निकालना है साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे कि लेट साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 इजिकल्स टू वाई, आप इसको वाई मान लोगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका साइन वाई कितना आ जाएगा, 1/√2। फिर आप क्या सर्च करोगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है
वो है -π/2 से π/2, जहाँ पे आपको पता है कि -π/2 पे वैल्यू नेगेटिव आएगी और π/2 पे पॉजिटिव आएगी। तो आपको मतलब 0 से π/2 में कोई वैल्यू चूज कर लेनी है, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि साइन वाई आपका आना चाहिए साइन ऑफ, ठीक है। तो 1/√2, 1/√2 यानी कि वैल्यू कब आती है 45। इतना तो सोचना पड़ेगा आपको कि 1/√2 45 डिग्री पे आता है, और हमको कौन सी रेंज चाहिए, है ना, -π/2 से π/2 चाहिए। तो π/2 देखो 0 से π/2 पे पॉजिटिव आती है, ठीक है, 0 से π/2 पे क्या आती है, पॉजिटिव आती है। तो हमको 0 से π/2 की कोई वैल्यू चाहिए जो 1/√2 आंसर दे। तो 0 से 90 डिग्री पे 1/√2 आंसर देता है खाली 45 डिग्री, यानी कि π/4। तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, साइन π/4। तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका, π/4 एज एन आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। ये बस इतना सही मेथड है, बस वो सब मैंने आपको समझाया है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं अपन यहाँ पर। अब थोड़ी स्पीड पकड़ेंगे क्वेश्चन में अपन। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स। देखो अपने को दे रखा है कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स -1/√3 इजिकल्स टू, ठीक है। इसको अपन क्या करेंगे, वही लेट y मान लेंगे, ठीक है। लेट कॉट इनवर्स -1/√2 इजिकल्स टू y, ठीक है। अब इसके अपन देखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के देखो, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बिना तो आप सोचो ही मत इस क्वेश्चन को, अज्यूम ही मत करो। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कॉट इनवर्स की क्या होती है बच्चों, पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो कॉट की होती है 0 से पाई, जिसमें ये शामिल नहीं है ना, 0 भी शामिल नहीं है, पाई भी शामिल नहीं है। तो इसकी ब्रांच होती है 0 से पाई। तो 0 से पाई यानी देखो मैं आपको सिंपल वर्जन समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि 0 से π/2 एंड π/2 से पाई। अब 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है और π/2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट है, यानी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ही आपकी वैल्यू आपको मिलने वाली है। तो आप है ना साइड में, है ना, क्योंकि देखो सोचना तो आपको पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि नेगेटिव वैल्यू उसके कब आने वाली है, फर्स्ट में आने वाली है कि सेकंड में आने वाली है। तो बच्चों देखो फर्स्ट में तो कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती है, ठीक है। फर्स्ट में ऑलवेज सारे के सारे पॉजिटिव होता है, यानी कि जो भी आंसर है वो आपका π/2 से पाई के बीच में है। तो अब आप इसकी वैल्यू लिखोगे कैसे, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉट की वैल्यू 1/√3 कब आती है, नॉर्मली कब आती है। तो वी नो कि कॉट की वैल्यू 60 डिग्री पे, 60 डिग्री बेसिकली व्हाट, π/3, π/3 पे इसकी वैल्यू 1/√3 आती है। तो π/3 पे 1/√3 इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना, वी नो। सो कॉट की वैल्यू अब क्या करना है आपको, देखो तो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक कंसेप्ट समझाया था जो बहुत कम जनों के समझ में आया होगा, क्योंकि समझाने के बाद भी चीज़ें, देखो ये जो मैंने लिखा है ना 180 - 45 डेट इज π - π/4, ठीक है ना, डेट इज पाई प्लस π/4। कहने का मतलब ये है कि आपको वैल्यूज लिखनी है, तो आप है ना डायरेक्ट 5/4 लिखो, पाई माइनस π/4, पाई प्लस π/4 और माइनस का π/4, यानी कि चार तरह से आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपकी दूसरी जो वैल्यू होगी ना, बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ मैं, कि दूसरी जो वैल्यू है वो पाई माइनस करके ही होगी। तो कॉट ऑफ पाई माइनस π/3 कर दो आप, सीधा, बिल्कुल परेशान नहीं होना, पाई - π/3। तो पाई माइनस π/3 इज द बेसिकली सेकंड क्वाड्रेंट, और वहाँ पे इसकी वैल्यू माइनस में आएगी, ठीक है। दैट्स द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो यहाँ से जब उसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा कॉट ऑफ 2π/3 इजिकल्स टू -1/√3। तो यहाँ से आपका कॉट इनवर्स ऑफ -1/√3 आपको मिल जाएगा 2π/3, ठीक है ना। ये भी आप कर सकते हो, मैंने रिवर्स से आंसर लिया है। बाकी वो जो वहाँ मैंने किया था वैसे भी अपन कर सकते हैं, वो भी मैं तरीका वापस बता दूंगा। तो ये इसका अप्रोच है सॉल्व करने का। अब मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि आपको ये अप्रोच नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं यार, ये तो हमारे बस का ही नहीं है, ठीक है। आंसर तो भले ही निकल जा रहा है, पर ये चीज़ समझ में आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं आपको इसको रात याद करता हूँ, रट्टा ज्ञान भी इसके अंदर काम करेगा, आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें देखो 6 फंक्शन है, तो 6 के लिए आपको कैसे निकालना है इन्वर्स, मैं आपको इन्वर्स की वैल्यू कैसे निकालनी है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख लो, जैसे कि अगर साइन इन्वर्स ऑफ एक्स बराबर वाई दे रखा है, ठीक है, तो दो बातें अपन याद करेंगे कि अगर एक्स पॉजिटिव होगा तो वाई भी पॉजिटिव होगा, सीधा सीधा, वो कोई एंगल, सेम एंगल है ना, सेम एंगल। और एक्स अगर नेगेटिव होगा तो वाई भी आपका नेगेटिव हो जाएगा, डेट्स इट,
दैट्स इट, इतना सही है बस। कॉस इनवर्स को समझ लेना, ठीक है। कॉस इनवर्स में भी दो केस है, ठीक है, कि एक्स अगर पॉजिटिव होगा तो वाई जो होगा आपका, तो वाई आपका प्लस थीटा वो एंगल हो जाएगा जहाँ पर वो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ठीक है ना। और एक्स अगर नेगेटिव होगा, ठीक है, तो जो वाई है वो आपका पाई माइनस थीटा हो जाएगा। थीटा वही एंगल है जहाँ पे वो वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन आपको उसको पाई से माइनस करना है, ठीक है। एक एग्जांपल लेके और समझा दूंगा मैं। फिर टेन इनवर्स एक्स अगर आपका वाई आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर भी दो केस है। अगर पॉजिटिव है, एक्स आपका पॉजिटिव आता है, तो वाई आपका वही सिंपल थीटा बन जाएगा पॉजिटिव में। और एक्स आपका अगर नेगेटिव आता है तो भी वाई आपका सिंपल नेगेटिव में थीटा बन जाएगा ना। यहाँ पे वही है ना, पॉजिटिव थीटा नेगेटिव थीटा। थीटा वो एंगल है जिस एंगल पे वो वैल्यू आ सकती है। जैसे साइन की वैल्यू 1/2 कौन से डिग्री एंगल पे आ सकती है, तो आप बोलोगे सर वो 30 डिग्री एंगल पे आएगी। तो वो 30 जो है ना, उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस हिसाब से शायद मैंने सबको गलत तरीके से लिख दिया है, मैं इसको सही करेक्ट कर देता हूँ। साइन इनवर्स, एक मिनट, साइन इनवर्स एक्स इजिकल्स टू साइन वाई, कॉस इनवर्स एक्स इजिकल्स टू कॉस वाई, ठीक है। एंड टेन इनवर्स, यहाँ पे इनवर्स लिखेगा ना, नहीं नहीं पहले वाला ही सही था, एक मिनट, यहाँ पे आपस में लफा कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने गलत लिखा है एक्चुअली, यहाँ गलत लिखा है, ठीक है। ये सिंपल 30 डिग्री होगा, है ना, ये सिंपल 30 डिग्री होगा, ठीक है। हाँ, तो मैं बिल्कुल सही लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था, तो ये भी आप इस तरह से ले सकते हो। फिर बात कर लेते हैं अपन, देखो रिवर्स फंक्शन की, यानी कि कोसेक इनवर्स की। अगर ये आपका y है, तो जब ये पॉजिटिव आएगा, देखो पॉजिटिव में तो सबकी एक बात है, कॉमन है, सबके लिए कॉमन बात है कि पॉजिटिव में तो वही आपका एंगल है, वही आपका एंगल है जिस एंगल पे पॉसिबिलिटी आपको मिलती है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक्स अगर नेगेटिव है तो आपको ध्यान देना है ये माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, यानी ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो चार तो मैंने आपको बता दिए, दो और बता ही देता हूँ, चलो, ठीक है। कोसेक के बाद में फिर आपका आता है सेक इनवर्स एक्स इजिकल्स टू वाई। तो यहाँ पर देखो एक्स अगर पॉजिटिव है तो वाई आपका सिंपल वही पॉजिटिव थीटा बन जाएगा, लेकिन एक्स अगर नेगेटिव है, नेगेटिव का ध्यान रखना है आपको बस, तो वाई आपका होगा, तो ये आपका पाई माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। पाई माइनस थीटा, नेगेटिव नहीं करना है आपको, पाई माइनस थीटा करना है, ठीक है। और फिर लास्ट है आपका कॉट इनवर्स वाई। देखो कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इजिकल्स टू वाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक्स अगर पॉजिटिव है तो आपका वाई थीटा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन एक्स अगर आपको नेगेटिव दे रखा है, कॉट के इनवर्स आपको जो भी दे रखा है वो नेगेटिव दे रखा है, तो वाई आपका पाई माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इसकी रेंज देखो 0 से पाई है, ये इसकी रेंज है, ठीक है। इसके अंदर भी ऐसा इसलिए हो रहा है कि उसकी रेंज 0 से पाई है, ठीक है। और यहाँ पर और किसके साथ हुआ था, कॉस के साथ, इसकी भी रेंज क्या है, 0 से पाई है। तो जिनकी रेंज 0 से पाई है उनके अपन क्या कर रहे हैं, पाई माइनस थीटा कर रहे हैं। और जिनकी रेंज -π/2 से π/2 है, ठीक है, -π/2 से π/2, ठीक है, उनके लिए अपन क्या कर रहे हैं, सीधा वैल्यू को पॉजिटिव और नेगेटिव कर रहे हैं। बस ये आपको ध्यान रखना है, दैट्स द पॉइंट, ठीक है। और शॉर्ट में मैंने बता दिया है ना, किस किस के लिए आप कैसे कैसे सॉल्व कर रहे हो। ये रेंज का चार्ट है, जिसकी रेंज देखो, इसके लिए आप क्या करोगे, इसके -π/2 से π/2 है, तो इसके लिए आपको है ना नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज देनी है। लेकिन जिसका 0 से पाई है उसके लिए आप पाई माइनस थीटा कर रहे हो, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है बस। आगे बढ़ते हैं अब एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। वीडियो जो है वो ऑलरेडी 40 मिनट की हो गई है, लेकिन एक्सरसाइज अब लंबी नहीं लगेगी, बहुत शॉर्ट में हो जाएगी फटाफट, इसलिए अपन इस वीडियो में एक्सरसाइज कवर करने वाले हैं, ठीक है। कंसेप्ट कुछ भी नहीं है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको निकालनी है। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है आपका साइन इनवर्स ऑफ -1/2। चलो शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2 इजिकल्स टू वाई। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसको लेट कर लेंगे ना, लेट साइन इनवर्स 1/2 इजिकल्स टू वाई। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा साइन वाई इजिकल्स टू -1/2,
ठीक है, अब इसकी पहली बात तो वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है, तो आपका एंगल भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मैंने जस्ट अभी समझाया। ठीक है, वैल्यू अगर नेगेटिव है साइन के अंदर तो आप एंगल भी क्या कर दोगे, नेगेटिव कर दोगे, तो इसका एंगल नेगेटिव हो जाएगा। अब नेगेटिव यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट, तो आप इसको सिंपली लिखोगे साइन वाई इजिकल्स टू माइनस ऑफ, नेगेटिव कर रहे हो आप सीधा, है ना, साइन ऑफ कौन से एंगल पे ये मिलेगा, ठीक है, या एंगल को अंदर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, साइन ऑफ माइनस ऑफ, ठीक है, तो नेगेटिव में, तो 1/2 कब आती है इसकी वैल्यू, 30 डिग्री पे, ठीक है, 1/2 कब आती है, 30 डिग्री पे, तो -1/2 का -30 डिग्री पे, हाँ समझ रहे बात मेरी, नहीं समझे, 1/2 आती है साइन की वैल्यू, साइन 30 डिग्री इज 1/2, दैट मीन्स साइन ऑफ -30 इज -1/2, दैट्स द सिंपल, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका साइन -30, यानी कि -30 अपन लिख नहीं सकते इसको, क्योंकि अपने को जो आंसर चाहिए सारा का सारा रेडियन में चाहिए, तो मैं इसको लिखूंगा साइन ऑफ -π/6, और यहाँ से आपको y इजिकल्स टू माइनस का π/6 मिल जाएगा, जो आपका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। सेकंड है आपका कॉस इनवर्स, देखो वही बात है, लेट कॉस इनवर्स √3/2 को आप y मान लो, तो यहाँ से कॉस y आपका आ जाएगा √3/2। अब आप ये सोचो कि कॉस की वैल्यू √3/2 कब आती है, ठीक है, तो कॉस की वैल्यू, अच्छा पहले बात तो वैल्यू पॉजिटिव है, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, पॉजिटिव में सीधा जो एंगल पे वैल्यू आती है वही आपका आंसर है, तो कॉस की वैल्यू √3/2 जो है वो आती है, ठीक है, कॉस के अंदर इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है, साइन 60 यानी कि कॉस 30 डिग्री पे आपको √3/2 मिलता है, ठीक है, ये हमको से दिमाग में आएगा ना, तो 30 डिग्री बेसिकली π/6, तो कॉस ऑफ π/6 पे इसकी वैल्यू √3/2 आ जाएगी, तो y यहाँ से कितना हो जाएगा आपका π/6 एज एन आंसर। कुछ लंबा चौड़ा नहीं है, देखो मुश्किल से 5 सेकंड के क्वेश्चन है ये, अगर आप सोचते हो तो 5 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है लेट, वही बात है, कोसेक इनवर्स 2 को अपन y मान लेते हैं, तो कोसेक y बराबर 2 आ जाएगा। अब आप ये सोच लीजिए, अच्छा पहली बात तो वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव में कोई लफड़े नहीं है, 2 कब आती है बस आप ये सोच लीजिए। तो देखो साइन 30 मैं सोचने का तरीका बता रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे पता है बच्चों को वैल्यू याद नहीं होती है, साइन 30 1/2 होता है, तो कोसेक 30 अपना इसका रेसिप्रोकल यानी कि 2 हो जाएगा, तो वैल्यू कोसेक 30 पे आएगी। अब कोसेक 30 दैट मीन्स कोसेक π/6, ठीक है, तो y आपको सीधा क्या मिल जाएगा, π/6, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। टेन इनवर्स, तो लेट टेन इनवर्स -√3 इजिकल्स टू y मान लो, तो 10y बराबर -√3, अब देखो वैल्यू नेगेटिव आ रही है, अब 10 में मैंने क्या सिखाया था, ठीक है 10 में नेगेटिव होता है सीधा, 10 में मैंने क्या सिखाया था कि अगर वैल्यू नेगेटिव आए तो आप एंगल भी नेगेटिव ले लेना, ठीक है, कोई लफड़े की बात नहीं है। तो आप क्या करोगे, 10y नेगेटिव -√3 आया है, तो आप कुछ मत करो, एंगल भी नेगेटिव, आप सोचो कि 10 में √3 कब आता है, तो 10 60 डिग्री पे √3 आता है, ठीक है, तो ये अगर 60 डिग्री पे √3 आता है, तो सिंपली 10 -60 डिग्री पे -√3 आ जाएगा, दैट्स इट, दैट्स सो सिंपल। तो आप -√3 को लिख दोगे 10 ऑफ -60 डिग्री, ठीक है, और 60 डिग्री इज π/3, तो 10 ऑफ माइनस का π/3, ठीक है, कंपेयर करेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का π/3 एज एन आंसर। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। लेट कॉस इनवर्स -1/2 को अगर आप y मान लेते हो, तो कॉस ऑफ y आपको मिल जाएगा माइनस का 1/2, तो यहाँ से देखो कॉस ऑफ y, अब कॉस में क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि पाई माइनस करना पड़ेगा आपको, ठीक है, कॉस के अंदर क्या होगा, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो पाई माइनस, जो भी एंगल आपका होता है उस वैल्यू पे वो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, तो पहले तो आप ये बता दीजिए कि कॉस की वैल्यू 1/2 कब आती है, तो कॉस 60 डिग्री पे आपको 1/2 मिलता है, ठीक है, तो कॉस 60 इज बेसिकली कॉस π/3, कॉस π/3 पे आपको 1/2 मिलता है, हालांकि यहाँ पे आपका -1/2, तो आप क्या करोगे बताओ मुझे, कॉस ऑफ पाई माइनस π/3 कर दोगे, बिल्कुल इससे कोई घबराने की बात नहीं है, कॉस ऑफ पाई माइनस π/3, ठीक है ना, तो पाई माइनस क्यों किया, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू में आपको मैंने बताया कि पाई माइनस π/3 करना है आपको, तो कॉस वाई बराबर क्या मिल जाएगा, पाई माइनस π/3, यानी कि 3 पाई माइनस पाई यानी कि 2 पाई/3,
तो यहाँ से y कितना आ जाएगा आपका 2π/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, पेन चेंज कर लेते हैं। देखो tan इनवर्स ऑफ -1 को आप y मान लो, लेट। तो यहाँ से tan y आपको मिल जाएगा -1। अब सिंपल सोचो कि tan की वैल्यू 1 कब आती है, तो tan 45 डिग्री पे 1 आता है। तो tan -45 डिग्री पे क्या होना चाहिए, -1 आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि tan में तो आपको पता है तो जस्ट नेगेटिव हो जाती है वैल्यू। तो इसका मतलब ये है कि tan y कब आएगा मेरा, ठीक है, माइनस को हटा दो, tan ऑफ -45 डिग्री पे। अब tan -45 डिग्री कब होता है, मतलब 45 डिग्री क्या होता है, माइनस का π/4। तो यहाँ से y किसके बराबर आ जाएगा, -π/4 क्या आ जाएगा, वही अपना आंसर है, ठीक है। ठीक है, 9th क्वेश्चन में चलते हैं अपन। तो cos इनवर्स, सॉरी, लेट cos इनवर्स -1/√2 को आप y मान लीजिए। तो यहाँ से cos ऑफ y आपको मिल जाएगा -1/√2, ठीक है। अब नेगेटिव वैल्यू है आपका, तो पहले तो ये सोचो कि cos की वैल्यू 1/√2 आती कब है, तो ये 45 डिग्री पे आती है 1/√2, ठीक है। 45 डिग्री यानी कि π/4 पे 1/√2 आती है, ठीक है। तो हमारा यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव में क्या होता है, पाई माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ पाई माइनस, ठीक है। तो 1/√2 कब आती है इसकी वैल्यू, π/4 पे आती है, तो पाई माइनस π/4, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व कर दो, कितना आ रहा है, तो यह आएगा कॉस 4 - 1 यानी कि 3π/4। कंपेयर करेंगे तो y इजिकल्स टू 3π/4, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट आ जाते हैं, लेट cosec इनवर्स -√2 इजिकल्स टू y। तो cosec ऑफ y इजिकल्स टू -√2। अब cosec के अंदर √2 को आता है, देखो इसका सोचने का अप्रोच क्या रहेगा, साइन ऑफ 45 डिग्री जो होता है वो 1/√2 होता है। तो cosec ऑफ 45 डिग्री √2 हो जाएगा, पहली बात तो यह, ठीक है। अब बात अपन कर लेते हैं इसके रेंज की। तो हमको पता है कि cosec जो होता है -π/2 से π/2 पे होता है, तो हमको सीधा ही नेगेटिव करना है, कोई लफड़ा ही नहीं है, ठीक है ना। तो आप सीधा नेगेटिव कर दो, cosec y इजिकल्स टू cosec ऑफ, सीधा माइनस का माइनस का 45 डिग्री ले देता हूँ पहले मैं समझाने के लिए, माइनस का 45 डिग्री, दैट इज बेसिकली cosec ऑफ -π/4। तो यहाँ पर कंपेयर करोगे तो y किसके बराबर आ जाएगा, -π/4 के, ये अपना आंसर है। तो आई होप आपको यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा, कोई भयंकर धमाकेदार मेथड यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, बहुत ही सिंपल मेथड से अपन सॉल्व कर रहे हैं। 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो ये 3-4 वैल्यूज है, अब स्पीड अपने को रखनी पड़ेगी थोड़ी सी यहाँ पे, ये क्वेश्चन मुझे लगता है थोड़ा सा मिस हो रहा है। या शायद ब्रैकेट लगाना भूल गया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, देखो डायरेक्ट निकालेंगे हम वैल्यू यहाँ पर, अब लंबा चौड़ा नहीं करेंगे। जैसे tan इनवर्स 1 आप साइड में निकाल दो, कि tan इनवर्स 1 को अगर आप y मानते हो तो tan y बराबर 1 आ जाएगा, जिसका मतलब ये है कि tan y बराबर, tan की वैल्यू 1 आती है π/4 पे 45 डिग्री पे ना, अभी तक लंबा चौड़ा लिखेंगे नहीं अपन। तो यहाँ से आपका y तो मिल रहा है π/4, ठीक है, इसको छोड़ दो। फिर आप दूसरा जो है cos इनवर्स, ये लेट cos इनवर्स -1/2 को आप x मान लो। तो यहाँ से cos x -1/2, तो दिस इम्प्लाइज cos x बराबर cos ऑफ, जब भी माइनस लगेगा तो पाई माइनस 1/2 कब आता है, cos पे 1/2 60 डिग्री यानी कि π/3 पे आएगा। तो पाई माइनस π/3 सॉल्व करेंगे इसको, तो हमको मिलेगा, इसको मैं बराबर लिख देता हूँ, बराबर cos ऑफ 3 - 1 यानी कि 2π/3। फिर लास्ट वन है आपका साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स -1/2 को आप z मान लीजिए। तो साइन z आपको मिल जाएगा माइनस का 1/2, जिसका मतलब यही है
देखो साइन के अंदर तो सीधा ही होता है, तो साइन ऑफ माइनस ऑफ 1/2 इज 30 डिग्री यानी कि 5/6। ठीक है, 5/6। तो यहाँ से आपको z मिल जाएगा, z इज -5/6, और यहाँ से आपको x मिल चुका है ना, ऊपर लिखा नहीं मैंने, यहाँ से आपको x मिल चुका है, x इज 2π/3। तीनों वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब आप पुट कर दो ये गिवन कंडीशन में, तो पुट अबव, जैसे आप पुट करते हो तो देखो tan इनवर्स 1 की जगह रखा मैंने π/4। ठीक है, फिर प्लस में 2π/3, फिर माइनस का आ रहा है तीसरा वाला ना 5/6। सॉल्व कर देंगे अपन इसको एलसीएम लेके, 4 3 12, 4 3 जा 12, 3π, प्लस 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 8π, माइनस 6 दूनी 12, 2π। 8 9 10 11, 11 में से 2 गए तो 9, 9π/12, काटेंगे तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3π/4। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे इससे भी। तो कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 पॉजिटिव है, टू साइन इनवर्स ऑफ पॉजिटिव वैल्यू में तो सोचना ही नहीं आपको, सीधे ही लिख दो, लेट बी नहीं हेयर। कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 जो है वो देखो मेरी बात सुनो, ये आपकी वैल्यू सीधा दे देगा। इसलिए चलो लिख देता हूँ मैं इसको y के बराबर, तो कॉस y बराबर 1/2, और ये आपको मिलेगा कॉस ऑफ π/3 पे, कॉस ऑफ 60 डिग्री पे, तो y तो आपका π/3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ 1/2 को भी अगर आप x मान लेते हो, तो साइन x आपका 1/2 यानी कि साइन ऑफ 30 डिग्री यानी कि 5/6। तो यहाँ से x आपका π/6 आ जाएगा। पुट कर दो आप इसमें, तो पुट अबो, जैसे आप पुट करोगे तो कॉस इनवर्स 1/2 की जगह तो आप लिख सकते हो π/3। ठीक है, प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 जगह आप लिख सकते हो π/6। ठीक है, तो ये 2 से π/6 कट जाएगा तो π/3 बचेगा, तो सॉल्व करने पर ये π/3 प्लस π/3 यानी कि 2π/3, ये अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब अपन बढ़ते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है, साइन इनवर्स x आपको y दे रखा है, तो साइन y बराबर आपका x है। हालांकि ये कोई मैटर नहीं करता, क्वेश्चन पढ़ लेते पहले। देन जो y की वैल्यू वो कहाँ से कहाँ के बीच में होगी, देखो जो y की वैल्यू होती है वो इसकी रेंज होती है। ठीक है, y की वैल्यू इसकी रेंज होती है, और रेंज हम पढ़ चुके हैं, साइन की रेंज कहाँ से कहाँ होती है, -π/2 से +π/2। अब यहाँ दो ऑप्शन है, बी बी है और डी बी है, लेकिन इसमें एक फ़र्क ये है कि एक ऑप्शन में y में π/2 इंक्लूडेड है, एक में नहीं है। तो मैं क्लियर कर दूं, π/2 इंक्लूड होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स माइनस, देखो तो डायरेक्ट ही करेंगे इसको। ठीक है, अपने को दे रखा है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो देखो √3 जो वैल्यू आती है 10 पे, वो आती है 60 डिग्री पे, यानी ये अपना सीधा क्या हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं अपन। तो -2 कब आता है, इसको निकाल देते भले। सेक इनवर्स -2 जो है वो y मान लेते हैं, तो सेक y बराबर -2 हो जाएगा। यहाँ पर cos 60 पे अपने को 1/2 मिलता है, तो cos 60 का उल्टा सेक 60, यानी कि सेक ऑफ कौन सी डिग्री एंगल पे मिलेगा अपने को, ये 60 डिग्री है ना, लेकिन यहाँ पे आपको पाई माइनस करना पड़ेगा, पाई माइनस π/3, 60 इज π/3, तो ये आपको सेक ऑफ 2π/3 दिख रहा है। ठीक है, ये सेक y आपका सेक ऑफ 2π/3, तो सेक इनवर्स -2 तो आपका सीधा 2π/3 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो 3 कॉमन है, पाई -2π यानी कि माइनस का π/3, ये आपका आंसर है। यहाँ पर ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आप देखोगे कि वीडियो का कंसेप्ट समझाने में मेरे को 45 मिनट लग गए, लेकिन एक्सरसाइज खत्म करने में सिर्फ 10 मिनट लगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कंसेप्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज बच्चे के एक्सरसाइज के पीछे पड़े रहते हैं, एक्सरसाइज हो जाए, बट कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस कंसेप्ट के दम पे आप आगे के हैवी क्वेश्चन भी कर सकते हो। एक्सरसाइज पढ़ के आप क्या बेसिक क्वेश्चन तो कर लोगे जो आपको किताबों में लिखे हुए हैं, लेकिन जो अलग से क्वेश्चन आएंगे वो आप कैसे करोगे, वो आप तभी कर पाओगे जब कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो टेलीग्राम है उस पर आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम लिंक
वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो जो भी आपको कंटेंट चाहिए। और भी बहुत सारे कंटेंट मैं अपलोड करता हूँ, ठीक है, जो एजुकेशन रिलेटेड है। आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर दीजिए, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।